हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए ठीक है प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन के वॉल्यूम 2 जो आया इसके सेट नंबर 4 को कवर करेंगे। 1 से लेकर 3 तक के प्रश्नों प्रैक्टिस सेट को हम लोगों ने कवर कर रखा है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ वहाँ पर अन्य प्रकाशन के भी प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको थ्योरी यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको एक्सप्लेन करते मैं चलूँगा, तो आपको बेसिक जो चीज़ें हैं और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आसानी से याद होंगे। और मेरी कोशिश रहेगी आपको आसान से आसान लैंग्वेज में जो है आपको समझा पाऊँ, ताकि आपको आपके एग्जाम में जो हेल्पफुल हो। ठीक है, तो चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो कोई भी मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। चलिए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। एक बार प्लीज आप लोग जो है सेशन को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा, यानी इसी साल जो ओलंपिक होने वाला है कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये आपको फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इससे पहले यानी कि 2020 वाला ओलंपिक हो रहा था, कोविड की वजह से यह इसका डेट आगे बढ़ गया था और यह ओलंपिक 2022 में हुआ था। ठीक है, और इसका आयोजन टोक्यो यानी जापान में हुआ था। ठीक है, आपको 2024 वाला याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, ब्राज़ील है, ब्राज़ील में जी20 का जो अगला सम्मेलन होने वाला है 2024 में, ये आपको ब्राज़ील में होने वाला है। ठीक है, 2023 में इसका पिछला संस्करण जो 2023 में हुआ था यह भारत में हुआ था, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कतर में जो है आपको 2023 का एशियाई खेलों का आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा कि अक्टूबर 2023 में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को फैराडे पदक से सम्मानित किया गया है, तो यह मीराचंद को क्या फैराडे पदक से सम्मानित किया गया है। देखिए, सुधा मूर्ति नाम दिया हुआ, सुधा मूर्ति जो कि नारायण मूर्ति के जो है पत्नी है, और ऋषि सुनक जो कि ब्रिटेन के वर्तमान में क्या है प्रधानमंत्री, उनकी यह क्या है सासू माँ है। ठीक है, सास है, और यह एक प्रसिद्ध लेखक हैं। ठीक है, और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी, तो इनको ग्लोबल इंडिया अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। क्या ग्लोबल, याद रखिए ग्लोबल, ठीक है, इंडिया अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया सुधा मूर्ति को। ठीक है, देखिए स्वाति नायक नाम दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो कि कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, यह स्वाति नायक को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत ने हाल ही में दिसंबर 2023 में किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया है, तो यह आपको कोरिया के होना, यानी दक्षिणी कोरिया के साथ जो 50 साल पूरे होने पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरिया के प्रधानमंत्री को जो शुभकामनाएं दी। और जो दक्षिण कोरिया है भारत का एक अच्छा मित्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी, तो सार्क में टोटल 8 सदस्य देश, कितने 8 सदस्य हैं। और देखिए सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, सार्क इस तरह से होगा। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना सन 1985 ईस्वी में किया गया था, और इसका जो मुख्यालय यह काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। ये जितने भी पॉइंट मैंने बताया आपको सारे इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने 1994 के बाद पहली बार जीतकर पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त करके राजा बलिंद्र ट्रॉफी मेमोरियल राष्ट्रीय खेल अवार्ड प्राप्त किया है, तो यह आपको महाराष्ट्र ने प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच है, तो यह अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, पहले देखिए जो पीओके में है यह, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में अभी, किंतु भारत इसको अपना हिस्सा मानता है, इसलिए कभी कभी आपको भारत या अफगानिस्तान भी दे सकता है, किंतु यदि भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान दे तो आपका ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है। फॉरबिडन सिटी जो है यह लहासा को बोलते हैं, कहाँ लहासा को बोलते हैं, और लहासा कहाँ है, यह आपको चाइना में है। कहाँ है, चाइना में। एमराल्ड द्वीप किस देश को एमराल्ड द्वीप के नाम से जानते थे, आयरलैंड को। ग्रेनाइट सिटी एबरडीन को कहा जाता है। क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया को कहता है, भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि त्रिवेंद्रम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः संबंधित है किसे, यह रॉकेट छोड़ने के लिए प्रौद्योगिकी के अनुसंधान से। ऑप्शन नंबर कथन 1 तो सही है आपका। ठीक है, और मौसम संबंधी समस्याओं को जांच के लिए ये तो होगा नहीं। अंतरिक्ष यान के डिजाइन निर्माण से ये नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर है। ठीक है, त्रिवेंद्रम कहाँ, यह केरल में स्थित है। ठीक है, यहाँ से आपको रॉकेट छोड़े जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, तो व्यास सम्मान जो यह साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, और 2023 में यह जो पुरस्कार है यह पुष्पा भारती को दिया गया। किसको,
पुष्पा भारती को यह इम्पोर्टेंट है। यदि हम व्यास सम्मान के बारे में बात करते हैं, इसकी स्थापना जो है सन 1991 ईस्वी में के बिरला फाउंडेशन की तरफ से किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत सन 1969 ईस्वी में किया गया था। कब? 1969 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2023 में जारी वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान जो है 8वां है। ठीक है, देखिए, और ये क्वेश्चन जो है मान बुकर पुरस्कार, ये पूछ रहा है मान बुकर पुरस्कार किन देश के साहित्यकारों को दिया जाता है? तो यह कॉमनवेल्थ कंट्रीज है। ठीक है, और आयरलैंड के जो साहित्यकार हैं उनको मान बुकर पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पोर्टो-नोवा, ठीक है, पोर्टो-नोवा का युद्ध आपको मालूम होगा। पोर्टो-नोवा निम्नलिखित किस देश की राजधानी है? बेनिन की राजधानी। कहाँ? बेनिन की राजधानी है पोर्टो-नोवा। लाइबेरिया की राजधानी मोनोरोवा है। कहाँ? मोनोरोविया लाइबेरिया की राजधानी है। ठीक है, अंगोला की राजधानी क्या है? देखिए, अंगोला की राजधानी लुआंडा है, याद रखिएगा, लुआंडा है। ठीक है, क्वेश्चन 13 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा का दर्जा दिया गया? आर्टिकल 343 यानी आर्टिकल 343 में यह कहा गया है कि हिंदी जो है एक सरकारी भाषा है। देखिए, भारत में टोटल 43.6% लोग जो है क्या यह हिंदी बोलते हैं, यानी भारत की जितनी आबादी है उसका 43.6% लोग हिंदी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष डाउन करिएगा 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। और हिंदी को जो राजभाषा का संवैधानिक दर्जा दिया गया था यह सन 1949 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स एबंडन द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह आपको हो जाएंगे मेघनाथ देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तंभों का मिलान करना है आपको यहाँ पे। ठीक है, यहाँ संस्थाएं दी हुई है, मुख्यालय दिया हुआ है। देखिए, RCMR केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान तो बीकानेर में, बिल्कुल सही है। और जस्ट भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान का तो ये आपको बेंगलुरु में है, ये भी आपको सही है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में है और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है, कटक उड़ीसा में है। तो ये सेम मतलब कि आपको है 1 2 3 4। देखिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या आपका? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 16 से लेकर एक जो लगातार 15 क्वेश्चन है, यानी 16 से लेकर 30 तक आपको मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है। इसके लिए मैं आपको PDF टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप बना लीजिएगा। और देखिए, क्वेश्चन 31 हम देखेंगे कि राष्ट्रीय जनगणना में भारत डैश के भीतर समूहों की पहचान नहीं की जाती, यानी किस समूहों की पहचान नहीं की जाती है? तो जो निर्जातीय समूह है उसकी पहचान नहीं की जाती है। कि निर्जातीय समूह है कि द रूट्स ऑफ एनिसेंट इंडिया के लेखक कौन है? तो द रूट्स ऑफ एनिसेंट इंडिया के लेखक जो है ये आपको WA फेयर सर्विस है। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो यह आपको महाभारत में कहा गया है। ठीक है, देखिए, महाभारत में टोटल जो है 18 पर्व हैं। ये क्वेश्चन देखिए आता है 18 पर्व। अब आदमी पर्व का मतलब त्यौहार नहीं होता है, पर्व का मतलब होता अध्याय। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? तो वहाँ पे जो भीष्म अध्याय है, यानी भीष्म पर्व जो है सबसे बड़ा पर्व है, इसे याद रखिए। महाभारत की रचना जो है महर्षि वेद व्यास के द्वारा किया गया था और यह जो है विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है, विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की? नहीं, इंडियन काउंसिल एक्ट सन 1861 के तहत वायसराय को जो है अध्यादेश जारी करने का आदेश पारित किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत ही प्रांतों में विधान परिषद की, याद रखिएगा, प्रांतों में विधान परिषद, जो कि अभी सिर्फ भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया था। हाँ, यहाँ पे देखिए दिया हुआ इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 ईस्वी, इसके तहत जो है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी 1892 ईस्वी के एक्ट के तहत। ठीक है, 1909 ईस्वी के तहत जो है मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था। क्वेश्चन 35 है कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो वासुकी का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि ठुमरी का गिरिजा देवी का संबंध किससे है? इनका संबंध आपको बनारस घराने से है। ठीक है, राजस्थान में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है। ठीक है,
एक जनजाति में यह प्रथा अधिक लोकप्रिय है, वह कौन सी जनजाति है? तो यह देखिए, यह आपको भील जनजाति है। भील जनजाति जो है भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। सबसे अधिक जनजाति जो है यह आपको भील जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है? देखिए, माउंट पोपा जो है एक मृत ज्वालामुखी है। क्या माउंट पोपा मृत ज्वालामुखी है? और यह कहाँ है? यह आपको म्यांमार में स्थित है। ठीक है। माउंट फ्यूजियामा जापान में स्थित जो इटली में है। माउंट एटना जो है यह भी आपको इटली में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आरक्षित जीवमंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो जीवमंडल है यह आपको खांगचेन-दजोंगा है। ठीक है। खांगचेन-दजोंगा है, जिसे हम लोग कंचनजंगा, याद रखिए, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से भी जानते हैं। यह सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है। देखिए, सबसे बड़ा जैवमंडल रिजर्व जो यह मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी। ठीक है। सबसे क्या है? सबसे बड़ा जैवमंडल रिजर्व है। सबसे छोटा जैवमंडल रिजर्व जो है यह आपको डिब्रू सैखोवा है। डिब्रू सैखोवा जो कि असम में है। और सबसे पहला जैवमंडल रिजर्व जो यह नीलगिरी जैवमंडल रिजर्व था, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि किसी देश की मुद्रा के अवमूल्यन के लिए सलाह दी जाती है जब उस देश के निर्यातों को सामना करना पड़ता है विदेशी बाजारों में लोचदार मांग से। ठीक है। देखिए, मुद्रा का अवमूल्यन क्यों किया जाता है? मुद्रा का अवमूल्यन का मतलब होता है अपने देश की मुद्रा को की वैल्यू जो है जानबूझकर दूसरे देश की मुद्रा की अपेक्षा कम कर देना। ठीक है। इससे क्या होता है? इससे निर्यात बढ़ता है, देश का निर्यात बढ़ता है और विदेशी मुद्रा भंडार देश में आता है। इसलिए जो है मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। भारत में अभी तक 3 बार किया गया है। पहला मुद्रा अवमूल्यन 1949 ईस्वी में किया गया था। दूसरा जो है 1966 ईस्वी में किया गया था। और तीसरा सन 1991 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन 40 है कि राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो प्रत्येक 5 वर्षों के लिए जो है वित्त आयोग का गठन किया जाता है। प्रत्येक 5 वर्षों के लिए, हर 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है आर्टिकल 280 के तहत। ठीक है। इसमें आपको टोटल 5 सदस्य होते हैं, जिसमें के 4 सदस्य होते हैं और एक जो है अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। यह जो है सलाह देते हैं केंद्र को कि नहीं, राज्यों के हिस्सा कर में क्या होना चाहिए। और ये जो सलाह होता है यह परामर्शदात्री होता है। ठीक है। जरूर नहीं है केंद्र इसको माने। क्वेश्चन नंबर 40 है कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह कथन किसका? तो यह एक फेमस जो है कथन है जवाहरलाल नेहरू का। क्वेश्चन 43 के नील आयोग, जिसे हम इंडिगो कमीशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो नील आयोग जब गठित हुआ था, उसके जो अध्यक्ष थे WH सीटन कौर थे। तो यह जो विद्रोह हुआ था सन 1859 से 60 के बीच में हुआ था। उपरांत इस आंदोलन के उपरांत जो है आपको नील आयोग का गठन किया गया था सीटन कार के नेतृत्व में। क्वेश्चन 44 निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? सुमेल नहीं है बताना आपको। देखिए, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था, सही है। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1930 में। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। तो यह कथन आपको सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। और देखिए, क्वेश्चन 45 है कि स्तंभों का मिलान करना है आपको यहाँ पर। महीना, तो बसंत का महीना जो होता है यह आपको ज्येष्ठ और आषाढ़ वाला होता है। ठीक है। ग्रीष्म का जो महीना होता है चैत्र वैशाख होता है, गर्मी वाला महीना। ठीक है। वर्षा जो होता है यह आपको सावन भादो वाला महीना होता है। और शरद जो होता है यह आपको कार्तिक, सावन और कार्तिक वाला होता है। ठीक है। तो ए का 4 हो गया, बी का 1 हो गया। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर डी आपका सही आंसर। ठीक है। देखिए, 46 से लेकर आपको 60 तक जो है क्या है, मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन 61 से आप देखेंगे हम लोग कि भारत में दिवाला शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अनुसार कंपनियों को दिवाला समाधान की प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी करनी होती है? तो ये 180 दिनों में पूरी करनी होती है ना, 180 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के पद पर नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति को कितने समय तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवाएं प्रदान करनी चाहिए? देखिए, यदि आपको उच्चतम न्यायालय कोई न्यायाधीश बनता है तो उसके लिए न्यूनतम जो अर्हता होती है कि 10 वर्ष तक वह किसी उच्च न्यायालय में वकील हो। ठीक है, यानी अधिवक्ता हो, या 5 वर्ष तक, ठीक है, किसी उच्च न्यायालय में जज हो, तो वह जो है योग्य होता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए। क्वेश्चन नंबर 63 है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसी राज्य विधानसभा में, ठीक है, निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या मूल जो है यानी संख्या जो किस प्रकार ज्ञात की जाती है? देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, ठीक है,
राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं उनका जो मत होता है ना अलग अलग होता है। प्रत्येक राज्यों के विधायकों की जो मत होता है अलग होता है। तो उसको निकालने की जो प्रक्रिया है वह होता है कि राज्य की पूरी जनसंख्या हो गया बट्टे में विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या भाग्य 1000। ये आपका जो है करेक्ट फॉर्मूला है निकालने का। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर आपका 64 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्री परिषद है। क्या कह रहा है, मंत्री परिषद पूछ रहा है। तो मंत्री परिषद की जो प्रावधान किया गया आर्टिकल 24 के 1 में किया गया है। और भारत के लिए एक प्रधानमंत्री होगा, यह आर्टिकल 25 में कहा गया। जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है वो आर्टिकल 25 के तहत की जाती है और जो मंत्री परिषद की गठन किया जाता है वो आर्टिकल 24 कब के तहत किया जाता है। ठीक है, यह कहा गया है कि आर्टिकल 24 के तहत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। आर्टिकल आपका 74। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है आपका कि हुआ आंदोलन, ठीक है, का प्रणेता कौन था। देखिए हुआ आंदोलन सबसे पहले याद रखिए यह वियतनाम में हुआ था। वियतनाम में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था तो ये भी आप डेट याद रखिए, 1939 ईस्वी में हुआ था। कब, 1939 ईस्वी में हुआ था। यह उपनिवेशवाद के खिलाफ था और इसके जो नेता था यह हु इन फुसो था। हु इन फुसो था। अगला क्वेश्चन है एशिया के मरीज के नाम से किसे जाना जाता है। काफी जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। चीन को जाना जाता है और यूरोप का मरीज आपको तुर्की को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत कितने प्रकार की रीट जारी कर रहा जाता है। देखिए आर्टिकल जो 32 है इस संविधान का आत्मा कहा है किसने, बी आर अम्बेडकर ने। और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी करता है। देखिए यहाँ पर यह 5 प्रकार का। और आर्टिकल 226 के तहत जो है हाई कोर्ट यह भी आपको 5 प्रकार का रिट जारी करता है। तो इसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट कहे तो आर्टिकल 32, हाई कोर्ट कहे तो आर्टिकल 226। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। लिपि का शाब्दिक अर्थ क्या है, लिखावट होता है, सही है। भारत में लिपि के विकास परंपरा ब्राह्मी लिपि को प्रस्थान बिंदु माना गया है। ब्राह्मी लिपि से ही अधिकांश लिपियों का जो है प्रारंभ हुआ है। और हिंदी, गुजराती, मराठी एवं बांग्ला भाषा के लिए लिपियों का विकास प्राचीन नागरी लिपि से हुआ, है भी सही है। कुटिल लिपि का प्रचलन 10वीं शताब्दी में शुरू किया गया था, ये गलत है। कुटिल लिपि जो है आपको गुप्त समय के टाइम ही चालू कर दिया गया था, तो यह क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 के संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। यह आर्टिकल कितने में बात किया गया, तो आर्टिकल 350 के क में यह व्यवस्था किया गया है। आर्टिकल 351 में कहा गया है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए राज्य जो है कदम उठाएगी ताकि हिंदी भाषा का विकास हो। क्वेश्चन 70 है कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पंचायती व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों में से एक अभिन्न अंग है, बिल्कुल सही है। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 ईस्वी को प्रभावी हुआ। देखिए ये कितना क्लोज मतलब डिफरेंस दिया है। 15 अगस्त का, 15 अगस्त नहीं 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ था। यह क्वेश्चन आपका गलत हो गया, सुमेलित यही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना अवकाश की अवधि का संबंध है। योजना अवकाश कब हुआ था, यह तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद हुआ था। और तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था यह 1961 से लेकर 66 था। तो 66 से 69 तक ऑब्वियसली होगा, 66 से 69 तक जो था यह योजना अवकाश का समय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ यहाँ पे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया था, बिल्कुल सही है, जो कि पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया। देखिए ये भी आपका सही है। तो कथन सत्य बताना है आपको, तो कथन 1 और 2 जो है यह दोनों कथन सत्य है। क्वेश्चन 23 अंग्रेजों और वर्मा के बीच हुई संधि के परिणाम स्वरूप 1826 में अंग्रेज ने असम को हड़प लिया था। तो कौन सी संधि हुई थी, देखिए अंग्रेजों और वर्मा यानी म्यांमार के बीच जो यान्डबू का संधि हुआ था। यान्डबू का संधि 1826 ईस्वी में हुआ था, क्योंकि वर्मा और आंग्ल वर्मा युद्ध 1824 से 26 ईस्वी तक चला था, जिसमें कि वर्मा को अंग्रेजों ने पराजित कर दिया था। ठीक है, इसके बाद यान्डबू की संधि होती। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है।
देखिए इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था, सही है। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, यह भी सही है। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था, ठीक है। योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी में हुआ था, ये क्वेश्चन आपको बिहार मेंस में पूछा हुआ था। और इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। देखिए इसमें पूर्णकालिक अध्यक्ष कह रहा है, तो इसमें पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता, क्योंकि योजना जो नीति आयोग होता है इसका अध्यक्ष जो होता है यह हमेशा क्या होता है, भारत के पीएम होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसके एक उपाध्यक्ष होते हैं। तो प्रधानमंत्री जो कि अस्थायी नहीं है, ठीक है, पूर्णकालिक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका कथन सही नहीं है, ठीक है। कि महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया। दांडी गुजरात के किस जिले में, क्वेश्चन अच्छा है, किस जिले में, या गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है, ठीक है। देखिए दांडी मार्च या 12 मार्च, क्या 12 मार्च सन 1930 को शुरू किया गया और 24 दिनों तक, क्या 24 दिनों तक यह मार्च चला। और यह 6 अप्रैल, ठीक है, सन 1930 को कहाँ अपने साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचते हैं। लगभग 384 किलोमीटर की इन्होंने पैदल यात्रा तय किया, क्या पैदल यात्रा तय किया था। इसके बाद यहाँ जो दांडी पहुंचते हैं वहां पर मुट्ठी भर नमक लेकर नमक कानून को तोड़ते हैं, ठीक है। कहा जाता है कि 78 व्यक्तियों के साथ जो है इन्होंने 78 साथियों के साथ जो है यह यात्रा शुरू की गई थी। और दांडी पहुंचते पहुंचते यह जो है लगभग 1 लाख की जनसंख्या इनके साथ हो गई। कि निम्न में से उर्वरक क्रांति कौन सा रंग संबंधित है। देखो उर्वरक क्रांति का संबंध जो है आपको भूरी क्रांति से है, ठीक है। गुलाबी क्रांति यदि कह दिया आपका संबंध यह झींगा उत्पादन से, किसी झींगा उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति का संबंध जो है आपको बागवानी उत्पादन से, क्या बागवानी उत्पादन से, ठीक है। कुछ और महत्वपूर्ण क्रांतियां जो कि हुई थी आपको बता दूं। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है, जूट उत्पादन से, क्या याद रखिए, स्वर्ण क्रांति का संबंध आपको जूट उत्पादन से, ठीक है। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से, किंतु वहीं पर रजत रेशा क्रांति करे तो फिर आपका कपास उत्पादन से हो जाएगा, ठीक है। स्लेटी क्रांति का संबंध सीमेंट उत्पादन से, याद रखिएगा यहाँ पे स्लेटी क्रांति का संबंध जो है आपको सीमेंट के उत्पादन से, ठीक है। चलिए हरित सोना क्रांति कहते हैं, हरित सोना क्रांति तो फिर आपका बांस उत्पादन से। ये जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको बहुत कम बुकों में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 92, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या है। तो यह जो है बोगीबील ब्रिज है, जिसकी लंबाई लगभग 4.5 किलोमीटर है। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। देखिए भारत के किस राज्य में पूछ रहा है, तो यह जो है केरल में जो है शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। केरल भारत का सबसे शिक्षित राज्य भी है, ठीक है। देखिए शिशु मृत्यु दर का मतलब होता है कि प्रत्येक 1000 जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उन बच्चों में कितने बच्चे की मृत्यु हो जा रही है। तो जो वर्तमान में भारत का जो है शिशु मृत्यु दर है यह लगभग 17 है, ठीक है, यानी 17/1000, यानी का मतलब 1000 बच्चों में 17 बच्चे मृत हो जाते हैं। ये शिशु मृत्यु वर्तमान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सीरी शहर या सीरी दुर्ग आता है क्वेश्चन, आपको एग्जाम में पूछा हुआ है प्रश्न का निर्माण किसने करवाया था। तो सीरी दुर्ग का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। भारत में वन नीति 1952 ईस्वी में आया था। तो इसमें संशोधन कब किया गया था, इसमें संशोधन सन 1988 ईस्वी में किया गया था। देखिए भारत में वन नीति 1952 के अनुसार ही यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक जो है राज्य मतलब जो कंट्रीज है इसके 33% भाग पर, ठीक है, 33% भाग पर वन होना अति आवश्यक है ताकि जो पर्यावरण है उसे संतुलित किया जा सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक द्रव की बूंद एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्या समान, यदि द्रव के बूंद में दाब आधिक्य का मान P1 और साबुन के बुलबुले में दाब आधिक्य का मान P2 है, तो इसका आंसर जो है आपका 2P1 बराबर P2, ठीक है। 97 है कि हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूहों के गुणों से मेल खाता है। तो यह जो समूह 1 तथा समूह 17 के जो है गुणों से हाइड्रोजन के जो गुण है यह दोनों से मेल खाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ऊर्जा संग्रहण के लिए जो प्रयोग किया जाता है यह संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। केवल 4 जो है सही है। ये उष्मा जो ऊर्जा है इसका संग्रहण करने के लिए संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। उस समूह की पहचान कीजिए जिसमें आने वाले पादपों की शारीरिक संरचना स्पष्ट नहीं होती है। इन पादपों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है और ये पौधे मुख्य रूप से जलीय होते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम थैलोफाइटा कहते हैं, उसको थैलोफाइटा के नाम से जाना जाता है। देखिए थैलोफाइटा समूह के जो भी पौधे होते हैं, ठीक है, उनका शारीरिक संरचना जो होता है कि तना, जड़ और
जो पत्ते होते हैं स्पष्ट नहीं होते, और जो ब्रायोफाइटा होते हैं इनके पौधे जो है छोटे पौधे होते हैं। यह छोटे पौधे होते हैं, इनके शारीरिक जो है संरचना तो स्पष्ट हो जाती है किंतु छोटे पौधे होते हैं, ठीक है। किंतु टेरिडोफाइटा हो जाता है, यह बड़े पौधे होते हैं, ठीक है। टेरिडोफाइटा के अंदर बड़े पौधे आ जाते हैं, इनके संरचना पूरी तरह से अच्छे से जो है विभाजित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक तत्व के समस्थानिक, ठीक है, किस में भिन्न होते हैं। तो ये जो है आपको न्यूट्रॉनों की संख्या में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, ठीक है। सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन सा, आप हमें कमेंट में बताइएगा। चलिए मैं बता दूं, सबसे अधिक समस्थानिक वाला जो तत्व है यह पोलोनियम है। कौन सा, पोलोनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है। तो यह क्यूलेक्स जो है यह फाइलेरिया रोग के वाहक है, इसे काटने से फाइलेरिया रोग होता है, ठीक है। मलेरिया के लिए मादा एनाफिलीज मच्छर जो है वाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धमनियां छोटी नलियों में विभाजित होती हैं और ऊतकों तक पहुंचने पर वे डैश नामक अत्यंत पतली नलियों में विभाजित हो जाती हैं। देखिए धमनियां जो छोटी नलियों में विभाजित होती है और ऊतकों तक पहुंचने पर भी केशिकाओं यानी कैपिलरीज में क्या होती हैं, विभक्त हो जाती हैं, ठीक है। देखिए जो धमनी होता है, ठीक है, धमनी यह जो हट होता है ना, हट से पूरे बॉडी तक रक्त को ले जाता है, ठीक है। और बॉडी से पूरे हट तक जो ब्लड लाता है यह आपको सीरा कार्य करता है, ठीक है। सीरा का जो दीवारें होती हैं यह मोटी होती है, जबकि धमनियों की जो दीवारें होती है यह पतली होती है। क्वेश्चन नंबर 104 है कि मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। मानव खोपड़ी की टोटल बात करें तो मानव खोपड़ी में टोटल 29 हड्डियां होती है। जो कहाँ कहाँ होती है, देखिए सबसे चेहरा, जो हमारा चेहरा है, ठीक है, इसमें 14 हड्डियां होता है, ठीक है। जो हमारा कपाल है यानी सर जो है इसमें 8 हड्डियां होती है। जो हमारा कान है, ठीक है, इसमें 6 हड्डियां होती है। और एक जो है गला की जो हड्डी होती है, गला की में एक हड्डी है। 6 1 7 8 7 15 और 14 कितना 29 हड्डियां हो गया, ठीक है। इसे आप जरूर याद रखें डेटा ये, क्योंकि ये आपका पूछ देगा, क्या देगा, कपाल में कितनी हड्डियां होती है या कान में कितनी हड्डियां होती है या चेहरा में सिर्फ कितनी हड्डियां होती है, तो ये अलग अलग भी आप इसका जवाब देना पड़ेगा। क्वेश्चन 105 है कि निम्नलिखित में से किसमें सल्क होते हैं। सल्क जो होता है यह फिशिज और सरीसृप यानी कि जो मछली होता है और सरीसृप में होता है, सही है। बाकी 106 से लेकर 120 तक जो है आपके प्रश्न मैथ और रीजनिंग के हैं। 121 का था वैश्विक तापन के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, ठीक है। इन कथनों में कौन से कथन जो है आपको सही है। वैश्विक तापन मानव गतिविधियां मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने का पूर्व औद्योगिक काल से देखी गई है। पृथ्वी के सतह का दीर्घकालीन तापन है जो पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा अवशोषण करके ग्रीन हाउस गैस के स्तर को बढ़ाता है, सही है। वैश्विक तापन जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है जो व्यापक बाढ़ और चरम मौसम के रूप में पृथ्वी पर जीवन के रूप में गंभीर खतरा उत्पन्न करती है। ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी जो है आपका दोनों सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 122 के निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है। किस अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है, तो यह हृदय रोग के उपचार के लिए आपको अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए देखिए सर्पगंधा का नाम आप लोग सुने होंगे, सर्पगंधा, इसका प्रयोग जब सांप काट ले के इलाज के लिए किया जाता है, ठीक है। यह रक्तचाप को भी नियंत्रित। क्वेश्चन 123 है मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है। तो मानव शरीर का जो पीएच रेंज होता है यह आपको 7.35 से 7.45 तक होता है, ठीक है। देखिए आपसे मानव लार का पीएच मान पूछ देगा तो 6 या 5 से लार यहाँ लिख लीजिए। मानव जो लार होता है 6.5 से लेकर 7.5 तक इसका पीएच मान होता है। नींबू का यदि आपका पूछ दिए तो 2.2 से लेकर 2.4 तक आपको होता है, ठीक है। देखिए क्या पूछा है, रक्त का पूछता है। मानव रक्त का पीएच मान क्या है, तो ये आपको 7.3 से लेकर 7.5 तक होता है, मतलब औसतन यह 7.4 होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। विद्युत मोटर करता है। कौन सा, विद्युत मोटर जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। फोटो सेल जो होता है यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता था। मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 युक्त तत्वों को आप किस समूह में पाते हैं। तो यह जो समूह 18 में पाया जाता है। क्वेश्चन 126 के वर्ष 2014 में, ठीक है, भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित कर दिया गया था। तो 2014 में ही भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था, ठीक है। देखिए पोलियो टीके का खोज जॉन इसाक के द्वारा किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन 127 है कि प्रेरित धारा उच्चतम होती है।
प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति की दिशा डैश होती है किस तरह से। तो जब आपको विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगी तो इसका प्रेरित धारा जो होता है यह उच्चतम होता है। ठीक है, क्वेश्चन 128 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है। पशु हार्मोन पूछ रहा है। देखिए साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और ऑक्सिन यह आपको जो है पौधे में पाए जाने वाला हार्मोन है। इंसुलिन जो है यह पशु हार्मोन है। इंसुलिन जो है यह जो हमारा अग्नाशय होता है यानी पैंक्रिया जो है अग्नाशय, ठीक है, इसके बीटा सेल से स्रावित होता है। ठीक है, देखिए इंसुलिन की यदि कमी हो गया तो हीमोग्लोबिन है उसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। क्या ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है जिसके कारण मधुमेह या डायबिटीज रोग हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा आपका कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज रोग होता है, जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 129 है कि रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हो पाई है। तो डीएनए अंगुली मुद्रण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 130 है कि जीमेल में जब आप कोई मेल प्राप्त करते हैं और उसी मेल के जवाब में केवल मूल प्रेषक को मेल भेजना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे। तो हम उसमें फिर सिर्फ रिप्लाई का मतलब कोई हमें ईमेल भेजा, हमें सिर्फ उसी व्यक्ति को ईमेल करना है तो फिर उसकी रिप्लाई पे हम यदि कर देंगे तो रिप्लाई कर देंगे तो सिर्फ उसी के पास जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए दवा दिया है और यहाँ रोक दिया है। एविल का प्रयोग तो आपको जानते हैं, एविल हर छोटी मोटी दुकानों पर मिल जाता है। आदमी कह रहा है एलर्जी जब हुआ तो एविल खा लो। ठीक है, कंपोज का प्रयोग किया जाता है नींद के लिए, क्रोसिन का प्रयोग किया जाता है ज्वर के लिए और कुनेन का प्रयोग किया जाता है आपको मलेरिया के लिए। तो 1 का 4 हो गया, बी का 2 हो गया। 1 का 4, बी का 2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे देख रहे हैं बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको जो सेशन कराया जा रहा है समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कोई हेल्प हो पा रहा या नहीं हो पा रहा। ठीक है, उससे हमें भी थोड़ा हम भी जान पाएंगे कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ क्या आपके लिए हेल्पफुल है या थोड़ा और भी बेहतर करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 132 है कि जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान क्या है। देखिए -273.15 डिग्री सेल्सियस के नीचे कोई भी जो पदार्थ है कोई भी पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए यह क्या है, यह परम शून्य ताप कहा जाता है। परम शून्य ताप कहा जाता है। ठीक है, सेल्सियस में यदि 0 डिग्री केल्विन की बात करें तो 0 डिग्री केल्विन में को भी परम शून्य तापमान कहा जाता है। तो ऑप्शन में आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 133 है द्विआधारी जिसे हम बाइनरी नंबर्स भी बोलते हैं संख्या 111 निरूपित करती है किसको। ठीक है, तो यह जो है आपको 7 को निरूपित करती है। देखिए द्विआधारी संख्या में जो है जो प्राकृत संख्या होता है, ठीक है, सिर्फ 1 और 0 का प्रयोग किया जाता है, सिर्फ 1 और 0 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 134 है कि बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। देखिए बुलेट प्रूफ बनाना फिर आपको केवलर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग ध्वनि जो है यह अनुदैर्ध्य तरंग है। क्या ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग है, यह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। बाकी पराबैंगनी तरंग और रक्त किरणें, गामा किरणें, रेडियो किरणें ये आपको विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से देखिए 136 से लेकर बाकी 150 के जो प्रश्न है यह मैथ और रीजनिंग है। तो आज का सेशन जो है हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको आज का सेशन कैसा लगा आप कमेंट जरूर करिएगा और यदि चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और अपने स्टडी को इसी तरह से कंटिन्यू रखिएगा ताकि आपकी जो स्टडी और बेटर से बेटर हो पाए और आप प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। साथ ही साथ अपनी ये देखें कि आपका जो है प्रैक्टिस सेट में जो है कितने नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, नंबर्स के अनुसार आप देखें कि आपकी जो मैक्सिमम जो रॉन्ग क्वेश्चंस हो रहे हैं वो किस जो है सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है उस पर आप वर्क करिए। ठीक है, उस पर आप वर्क करिए, आपको जो है उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा।